तो इस क्रिसमस और न्यू ईयर में मैं सुनाने जा रही हूँ एक और खूबसूरत लव स्टोरी, जहाँ एक कार एक्सीडेंट होने के बाद उस औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। उसे खुद को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तो मूवी स्ट्राइप लाई है 2016 की जर्नी बैक टू क्रिसमस, डायरेक्टर मेल डाम्स्की, IMDb 7। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। 1945 की शाम है। एक जवान और विधवा नर्स हैना नॉरिस अपनी सहेली डॉटी के साथ सिनेमा घर आई है। संयोग से न्यूज रील चलती है और सभी देखते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क शहर युद्ध से लौट रहे अमेरिकी पैदल सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। ऊपर से ग्लाइडर उड़ रहे हैं। जैसे ही शहर सिसिली और इटली से लड़ने वाले 13,000 सैनिकों का स्वागत किया गया, हैना अपने शहीद पति के बारे में सोचकर सहन नहीं कर पाई और सैनिकों को देखकर बाहर भागकर रोने लगी। शुक्र है डॉटी ने पीछे दौड़कर आकर उसे संभाला। सभी सैनिकों को घर लौटते देख हैना का दिल टूट गया। यह जानते हुए भी कि उसका पति कभी घर नहीं लौटेगा, डॉटी ने उसे दिलासा दिलाया और अपनी प्यारी सहेली के दुख को कम करने की कोशिश की। हैना का ध्यान हटाने के लिए उसने उसे चौक पर सजाए जा रहे गज़ीबो को दिखाने को कहा। मिस्टर मैकग्रेगर को देख वो वहाँ गई और उनकी तबीयत की हालचाल लेने लगी। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर मैकग्रेगर ने अपनी चिंता जाहिर की कि वो हैना को लेकर परेशान है, जो हमेशा दूसरों की देखभाल करती रहती है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। मिस्टर मैकग्रेगर ने कहा, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हें भी किसी की देखभाल की जरूरत है। अच्छा, तुम कैरोलिंग में आ रही हो ना? तभी डॉटी एक बड़े से तारे के साथ वहाँ पहुंची और तारे के अंदर से अपना सर निकालने लगी, जिसे देखकर हैना भी हंस पड़ी। अगले दिन हैना काम के दौरान अपनी कलीग जूलिया से मिली, जो खुशी खुशी उसे अपनी अंगूठी दिखा रही है। हैना को जानकर खुशी हुई कि उसने फ्रैंक से सगाई कर ली। फ्रैंक भी एक सैनिक है जिसके अभी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जूलिया ने उसे फ्रैंक से मिलवाने के लिए धन्यवाद कहा और फिर फ्रैंक से मिलाने उसे उसके बेड की ओर ले गई। हैना ने उन दोनों की तस्वीर अपने कैमरे में खींची और फिर दोनों लव बर्ड्स को देखने लगी। फ्रैंक इटली में देखी गई कुछ कहानी सुनाता है, जिसे जूलिया बड़ी दिलचस्पी से सुनती है। अचानक दोनों को खुश देखकर हैना को अपने पति की याद आ गई। अपने उदासी से उन दोनों के मीठे पलों को वो खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें बधाई देकर वहाँ से चली गई। हैना को अचानक से ऐसे देख जूलिया भागकर उससे माफी मांगने पहुंची कि उसने उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। नहीं, माफी मत मांगो और आने वाले कल की ओर देखो, जहाँ खुशी ही खुशी है, हैना ने कहा। उसकी बहादुरी देखकर जूलिया भी सोचने लगी, इतनी ताकत उसे मिलती कहाँ से है। अब हैना वहाँ से मरीजों के राउंड लेने निकल गई और आखिर में टॉबी के पास आई, उसे हमेशा की तरह कहानी सुनाने। टॉबी उसी अस्पताल का मरीज एक छोटा बच्चा है। अब टॉबी ने उसे डेविको कॉमेट के बारे में बताया, जो आज रात लगभग 71 साल बाद फिर से आएगा। इतनी छोटी उम्र में उसमें इतना ज्ञान देखकर वो भी प्रभावित हो गई। तभी डॉटी उन दोनों की हो रही बातचीत के बीच आकर टॉबी से हैना को ले जाने की अनुमति लेती है। जल्दीबाजी में हैना अपना कैमरा टॉबी के पास ही भूलकर चली गई, तो जब तक हैना वापस नहीं आ जाती वो तस्वीरें देखने लगा। डॉटी उसे वहाँ ले जा रही है जहाँ क्रिसमस सॉन्ग गाया जा रहा होता है। तभी हैना जल्दी से एक फोन कॉल करने को रुक गई। वो टॉबी के अनाथालय फोन करना चाहती है ताकि वो टॉबी को क्रिसमस के लिए घर ले जा सके। उसे टॉबी के लिए बुरा लग रहा है और अपने तरफ से हर तरीके से उसकी मदद करना चाहती है, पर दुर्भाग्यवश कई कोशिशों के बाद भी नंबर पर कॉल नहीं मिला। इसके बाद वो वापस अपने बाकी कलीग्स के साथ जाकर मिली, जो बड़े ही जोश और भावना के साथ गाना गा रहे होते हैं। शाम खत्म होते होते हैना की शिफ्ट भी खत्म हो गई। अपना बैग उठाकर वो घर जाने के लिए निकल गई। घर पहुंचकर वो अपने पति के साथ खिंचाए उन खूबसूरत पलों को देख रही है कि तभी दरवाजे के सामने एक कुत्ता भौंकने लगा। दरवाजा खोलते ही वो कुत्ता दौड़कर उसके घर में घुस गया। पालतू मालूम पड़ता है। वो फोन पर किसी मददगार व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करती तो है, लेकिन कहीं कॉल नहीं लगा। इसीलिए वो खुद ही उसके टैग का पीछा करके उसके मालिक का पता लगाने निकल पड़ी। अच्छी बात हुई कि उसने कुत्ते के परिवार का पता मिल गया। सभी उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने हैना को उनके पालतू कुत्ते के बिना क्रिसमस बिताने के दुख से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर आज रात हैना को उन्होंने उनके घर ही रुकने को कहा, क्योंकि किसी भी क्षण भारी बर्फबारी शुरू होने वाली है। हैना ने मना करते हुए कहा, शुक्रिया, पर मेरा घर यहीं पास में है, मैं वक्त पर घर पहुंच जाऊंगी। और फिर वो बर्फीली रात में अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ी। पर फिसलन भरी सड़क पर उसे गाड़ी चलाने में काफी मुश्किलें हो रही है। उसके गाड़ी का विंडस्क्रीन अब बर्फ से ढकने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए बहुत जूझ रही है, जब तक कि वो बर्फ की ढेर में नहीं जा गिरी। कई कोशिशों के बाद भी वो गाड़ी को उस ढेर से निकाल नहीं पाई। बाहर निकली तो दूर उसे एक शेड दिखा। जब तक कि हालत ठीक नहीं हो जाते
उसने वहीं अपना सर छुपाने का सोचा। अब जैसे ही वो शेड की ओर दौड़ी, आसमान में कॉमेट दिखाई दिया। इसके बाद और भी तेजी से हवा चलने लगी। हर तरफ बस सफेद बर्फ उड़ रहे हैं। हैना पनाह लेने जैसे ही शेड के अंदर घुसी, शेड जोर जोर से हिलने लगा, जब तक कि गिरकर उसके सर पे चोट लगने से वो बेहोश नहीं हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तब तक बर्फ की तूफान भी खत्म हो चुका था और एक नया दिन आ गया। फिर वो खिड़की पर चढ़कर बाहर निकली क्योंकि दरवाजा बंद था। पर हैना थोड़ी हैरान है। सड़क की ओर चलते हुए सोच रही है कि ये वो कहाँ आ गई है। बाहर आलीशान गाड़ी, स्केटर्स और मोबाइल फोन पकड़े हुए लोगों को देख रही है। ये सब कुछ उसे बड़ा अजीब लगा। आखिर क्या है ये सब? उसे ऐसे हैरान देख सड़क पर कुछ लोग उसे पूछते हैं कि क्या वो खो गई है, पर हैना इतनी ही शॉक्ड है कि उन्हें जवाब भी नहीं दे पा रही। इसी बीच एक लड़के ने पुलिस को फोन करके बता दिया कि यहाँ कोई खो गया है। पास ही दूसरी गली में दो पुलिस वाले बातें कर रहे होते हैं। उन्हें ही गुमशुदा महिला के पता लगाने का फोन आया। अब यहाँ हैना को थोड़ी दूर में एक कुत्ता दिखा जो बिल्कुल रफिन जैसा लग रहा था। वही कुत्ता जिसकी उसने हादसा होने से पहले मदद की थी। जब वो उस कुत्ते के मालिक के पास पहुंची तो पता चला कि वो अंधी है। हैना ने उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी। जल्द ही पुलिस वालों ने हैना का भी पता लगा लिया और उसकी मदद को वहाँ पहुंचे। वो उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने भी ले गए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल निकला। इसके बाद पुलिस चीफ ने उससे कुछ और सवाल किए ताकि उसकी मदद कर सके, मगर उसकी बातों से वो और उलझते जा रहे हैं क्योंकि उसकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। पुलिस को लगा शायद उसकी याददाश्त खो गई है, पर वो अपना नाम, शहर, तारीख, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का नाम भी बखूबी जानती है। अब चीफ ने हैना को थाने ले चलने को कहा। उन्हें शक है कि हैना कोई ठगी है, और हो भी क्यों ना उसकी गाड़ी कहीं मिल रही है, ना उसका एड्रेस कार्ड सही है, और सबसे बड़ी बात तो पिछली रात कोई तूफान ही नहीं आया था। पर यहाँ जेक ने चीफ से विनती की कि वो खुद हैना को ऑब्जर्व करेगा। अगर ये सिर्फ उसका भ्रम निकला तो उसे अस्पताल ले जाएगा, और अगर कोई धोखाधड़ी का केस हुआ तब उसे थाने ले आएगा। इसके बाद जेक उसे अपने घर ले आया, जहाँ वो अपनी माँ और बहन लुइस के साथ रहता है। वहाँ पहुँचते ही हैना ने वो जगह पहचान लिया। उसके मुताबिक ये मॉर्गन का फार्म है, जहाँ से वो दूध खरीदा करती, और ये भी कि उनके पास सबसे अच्छी गाय थी। पर जेक ने यह कहकर उसे कंफ्यूज कर दिया कि यह मॉर्गन का नहीं बल्कि स्मिथ का फार्म हुआ करता था, और मेरे माँ बाबा ने इसे 60 के दशक में उनसे खरीद लिया। फिर यहाँ बिल्डिंग बनाकर इसे रेनोवेट किया गया। अब हैना ने कौन सा साल चल रहा है पूछा, क्योंकि जेक को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास है, और पता नहीं उसे ये सब कुछ गलत लग रहा है। जेक बोला 2016। ये सुनते ही हैना के चेहरे से एक डर झलकने लगा। जेक ये देख जल्दी से उसे घर के अंदर ले गया। वो अपने घर पर पहले ही बता चुका था कि किसी को घर लाने वाला है जो कुछ समय तक उनके साथ रहेगा, तो वो मेहमान के आने की उम्मीद लगाए बैठे ही हुए थे। हैना के अंदर आते ही सबने उसका एक वार्म वेलकम किया। इधर जॉर्ज, वही अजनबी जिसने पुलिस को हैना को वहाँ से ले जाने के लिए कॉल किया था, घर आकर अपनी माँ को ये सारी घटना बताता है। उसकी माँ को हैना पर शक है। उसे लगता है कि हैना दिखावा कर रही है, कुछ ना जानने का, या जो भी वो हरकत कर रही है उससे अनजान रहने का वो नाटक कर रही है, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाती है ताकि बाद में जो इंसान उसकी मदद कर रहा है उन्हें वो लूट सके। इधर जेक के घर में भी उसके परिवार वाले हैना की कहानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई तुक नहीं बैठता। जेक की बहन लुइस का मानना है कि कोई भी व्यक्ति बिना जाने समझे सेंट्रल फॉल्स में नहीं पहुंच सकता, और उसके कपड़े भी थोड़े अजीब है। तभी उसकी 5-6 साल की बेटी ग्वेन ने माँ को याद दिलाया, माँ हैना उनके शहर में नहीं आई, बल्कि उसकी कहानी के मुताबिक वो इसी शहर से ही है। अब जेक ने सबको शांत करवाया और विनती की कि हैना को आराम करने दे और उसे अपने आप को संभलने के लिए कुछ समय दे। कुछ देर बाद जेक की माँ हैना का हाल चाल लेने उसके कमरे में जाने लगी, और ये भी कि वो जग गई है या नहीं। उसी वक्त जेक ने माँ से जल्दी जल्दी एक सवाल किया जो हैना ने पहले उसे बताया था। माँ ने भी चौंक कर कहा, नहीं, मुझे उस चौक पर मौजूद गजीबो पर किसी भी क्रिसमस सजावट के बारे में नहीं पता। अब माँ हैना के कमरे में जब पहुंची तो पाया कमरा खाली है। उसने तुरंत घबराकर जेक को बता दिया कि हैना चली गई है। इधर इस बीच हैना ने अपने घर का पता लगा तो लिया, लेकिन देखकर हैरान है कि अब वहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक दुकान बन गई है। वो अंदर गई और सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके घर की सारी चीजें गायब है। उस दुकान की मालकिन भी सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या गड़बड़ हो गई जो हैना उस घर की मालकिन होने का दावा कर रही है। इससे पहले कि कुछ और हो, उसने जल्दी से पुलिस को फोन करने का तय किया। कुछ देर बाद जेक वहाँ पहुँचा, पर पता चला कि हैना उसके आने से पहले ही जा चुकी है। वो जल्दी से बताए दिशा में उसे ढूंढने निकल गया। हैना अब उस अस्पताल जा रही है जहाँ वो काम किया करती है। एक अजनबी महिला को रोककर उसने पूछा, यहाँ जो अस्पताल हुआ करता था उसे पब्लिक लाइब्रेरी क्यों बना दिया गया है?
उसे हैना का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो जल्दी वहाँ से चली गई। तभी जेक को हैना अस्पताल के सामने बिल्कुल परेशान, घबराई और रोती हुई मिली। वो उसे किसी तरह शांत कर अपने साथ घर ले आया। हैना ने उसे ऐसे कुछ ना बताकर जाने के लिए माफी मांगी और कहा, मैंने सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई और सोचा एक बार घर पहुंच जाऊं तो शायद बेहतर महसूस करूंगी, पर अब तो मुझे ये ही नहीं पता कि मेरा घर क्या है। फिर वो बोली, आज मैं अस्पताल की तरफ गई थी क्योंकि आज मेरी दोस्त डॉटी की शिफ्ट है, इस उम्मीद में कि वो मुझे कुछ समझा पाए कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि हैना खुद नहीं समझ पा रही, वो सब जो उसे हमेशा से पता है एकदम से गायब हो गया है। ये वो सपना देख रही है या उसका दिमाग खराब हो रहा है। वो ये भी समझ रही है कि जिस तरह लोग उसे घूरते हैं मानो जैसे वो कोई पागल या झूठ बोल रही हो। अब जेक ने उसे बताया कि वो उस फार्म के बारे में सही कह रही थी जो मॉर्गन का ही हुआ करता था, क्योंकि 40s में वो एक डेयरी फार्म था। हैना, तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस हमें ये पता करने की जरूरत है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। अगले दिन जेक कुछ लकड़ियाँ काट रहा है, तभी वहाँ लुइस की फ्रेंड और उसकी कलीग सारा आई और बोली, चीफ ये खबर सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इससे पहले कि हैना यहाँ से दोबारा भागे, हमें हैना को उन्हें सौंप देना चाहिए। जेक ने उसे भरोसा दिलाया कि अब हैना कहीं नहीं भागेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर सारा ने कहा, मेरी बात मानो तो कुछ ऐसा सबूत ढूंढो जो ये साबित करे कि हैना 1945 से आई है, वरना बहुत जल्दी तुम भी उसी की तरह पागल लगने लगोगे। यहाँ घर के अंदर लुइस और उसकी माँ हैना के कपड़े और जूते बदलने में मदद कर रहे होते हैं और यहाँ छोटी गोएन 1945 के कपड़े और जूते की रिसर्च करके उन्हें दिखा रही है। थोड़ी देर बाद हैना कपड़े पहनकर एक नए ही रूप में बाहर आई। उन मॉडर्न ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसके बाद सबके काम में चले जाने के बाद हैना गोएन के साथ बैठी है जो उसे अपनी टैब से कुछ चीजें दिखा रही है, पर हैना को समझने में मुश्किल हो रही है कि इतनी सारी चीजें इस छोटे से डिवाइस में कैसे आ सकती है। फिर गोएन उसे कंप्यूटर के बारे में समझाने लगी, लेकिन हैना को कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर गोएन उसे वो सारी चीजें दिखाने लगी जिस साल हैना का जन्म हुआ था। उनमें से कुछ चीजें हैना पहचानती है। उसकी माँ के पास भी वैसा ही कप प्लेट का सेट हुआ करता था जिसकी आज के जमाने में आसमान छूती कीमत है। ये देख हैना बड़ा आश्चर्य भी हो गई। अगले दृश्य में जैक और सारा एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं। सारा हैना की बातें करती है। दरअसल सारा थोड़ी परेशान है। उसे लगता है कि हैना बस नाटक कर रही है कि वो यहाँ कैसे आई, ये दावा करके कि वो 2016 में टाइम ट्रैवल करके आई है। उसके ही बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठे उनकी बातों को गौर से सुन रहा होता है। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद वो बाहर निकल गया। यहाँ जेक को लगता है कि हैना के साथ कुछ तो बहुत असाधारण हुआ है, इसीलिए वो उस शेड में जाने का फैसला करता है जहाँ हैना सुबह उठी थी। अपने ड्यूटी के दौरान उसने उस जगह की तलाशी ली और हैरान हो गया कि उसे वहाँ एक बैग मिला, जिसे देख ही उसे लगा कि ये हैना का ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं ऐसा बैग अपने पास नहीं रखती। बैग को लेकर वो अपने ऑफिस पहुंचा और उसमें रखी चीजों को देखने लगा। जब सारा ऑफिस आई तो वो भी कुछ सामानों को देखने लगी और साथ ही इस बात पर जोर देती रही कि शायद हैना को रहने के लिए एक घर की जरूरत है, क्योंकि लुइस कह रही थी कि वो उनके घर में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई है। जैक बोला, वो सिर्फ ज्यादा सोच रही है। फिर सारा के हाथ में एक छोटा सा परफ्यूम का बॉटल देख, सबूतों के साथ छेड़छाड़ मत करो, जैक ने कहा। सारा से वो बॉटल मांगकर उसे वो गौर से देखने लगा, जिसका नाम है पेरिस मून। इधर घर पर हैना गोएन को जिंजरब्रेड हाउस को कुछ आइसिंग से सजाने में मदद कर रही है और साथ ही उस समय की बातें सुना रही है जब युद्ध शुरू होने से पहले वो और डॉटी भी राशन में मिले चीनी से ये सब किया करते थे। लुइस अब गोएन को अपने कमरे में सोने जाने को कहती है। उसके सोने का समय हो गया है। गोएन जिद करने लगी कि हैना उसे कहानी पढ़कर सुनाए। कहानी सुनाते वक्त गोएन बोली, साइंस फेयर के मालिक मिस्टर कुक्स ने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी और फिर उसे लाइब्रेरी में बदल दिया। वो अक्सर कहते हैं कि खुले दिमाग से हर चीज पर विश्वास करो। इतना ही नहीं, उसे मिस्टर कुक्स के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें पता चली कि उन्हें टाइम ट्रैवल पर यकीन है। हैना थोड़ा हैरान हो गई, फिर अगले ही पल मुस्कुराने लगी क्योंकि लुइस वहाँ गोएन को ले जाने आई है। अगले दिन जेक उस मिले परफ्यूम के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और जानकर दंग रह गया कि ये वाकई में 40 के दशक की है। दूसरी ओर मिस्टर कुक्स लाइब्रेरी में घूमते हुए रेडियो सुन रहे हैं, जहां उसी डेविको कॉमेट की खबर आ रही है जो 71 साल पहले के बाद फिर से दिखाई देगा। अब हम जॉर्ज और उसकी माँ को देखते हैं। जॉर्ज की माँ उसे फोन पे ही घुसे रहने के लिए डांट लगा रही है। तभी अचानक उसने लुइस और उसके परिवार को पुराने जमाने की कपड़े बेचने वाली दुकान में घुसते हुए देखा, इसलिए वो भी उनकी जासूसी करने लगी। लुइस दुकानदार को हैना की तस्वीर दिखाते हुए पूछती है
क्या यहाँ ये औरत 40 के दशक के कपड़े खरीदने आई थी? दुकानदार मना करते हुए बोला, नहीं, इसे तो यहाँ नहीं देखा है, पर चाहे तो आप कुछ कपड़े मुझसे जरूर खरीद सकते हैं। जेक की माँ लुइस को इस तरह क्रिसमस के मौके पर हैना पे शक करने के लिए डांटने लगी, बजाय इसके कि उसकी कुछ मदद करे। तभी ग्वेन खुशी खुशी वैसा ही 40 के दशक में इस्तेमाल होता हैट पहनकर दिखाने लगी जैसे हैना पहना करती। जॉर्ज की माँ, जो ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है, अपने पति को फोन कर उसे हैना के मिलने के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद यहाँ दुकानदार सजे हुए गजीबो की एक तस्वीर लेकर आया, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा हैना ने बताया था। उसने बताया, ये भी उन परंपराओं का हिस्सा है जो माता पिता अपने बच्चों को देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों को इस तरह की परंपराओं की परवाह नहीं रही। वापस घर आने पर हैना भी उन्हीं समय को याद करती है जब उनके पड़ोसी एक साथ गजीबो को सजाने के लिए बाहर आया करते थे, नाच गाना होता था, हॉट चॉकलेट्स पीते थे और साथ में कैरोल गाते। ग्वेन भी अब अपनी माँ से उसे कैरोल करने की रिक्वेस्ट करने लगी। लुइस ने भी उसकी बात मान ली और उसके पास एक अच्छा आइडिया भी है। अगले दिन जैक और सारा क्रिसमस गिफ्ट खरीद कर लौट रहे हैं, मगर सारा अभी भी हैना की ही बातें किए जा रही है। उसे तो अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए सिक्योरिटी रीजन से। पता नहीं क्यों तुमने उसे अपने घर पर रखा है। बेचारा जेक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं सारा को सुनने के अलावा, इसीलिए वो चुपचाप उसकी बातों को झेलते हुए चलते जा रहा है। जब जेक घर पहुंचा तो देखा कि हैना गुमसुम और परेशान बैठी है, मानो कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। फिर उसने बताया कि उसके परिवार के साथ रहकर वो कैसा महसूस करती है। वो खुश भी है, पर साथ ही खुश होने के लिए दोषी भी महसूस कर रही है। उसने पहले कभी इस तरह से क्रिसमस नहीं मनाया था जहाँ वो पहले रहती थी। हैना कभी बड़े परिवार में नहीं रही, यहाँ तक कि अपने पति से शादी करने से पहले भी नहीं, जो युद्ध में मारा गया, और अब उसके लिए चीजें पहले जैसी नहीं रही। जेक ने उसे दिलासा दिलाया, मेरा परिवार अब तुम्हारा परिवार भी है और मैं भी हूँ, इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। इसके बाद उसने गाना चलाया और उसका हाथ पकड़कर साथ डांस करने लगा। इतने में सारा, लुइस और उसकी माँ तीनों ने उन्हें साथ डांस करते हुए देख लिया। जेक उन्हें ऐसे आश्चर्य देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, पर फिर उसने अपने हंसी से सब कुछ छुपा लिया। बाद में जेक माँ के पास आया और बोला, मैं बस हैना को थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए उसके साथ डांस कर रहा था, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। पर उसकी माँ उसे सारा से माफी मांगने को कहती है, जिसका ये देखकर दिल ही टूट गया। इतने में लुइस पुराने जमाने के कपड़े पहनकर उनके पास आई और बोली, ये आइडिया हैना से इंस्पायर्ड है और कल हम सब भी पुराने जमाने की क्रिसमस की तरह कैरोल करने जाएंगे। उसने जेक के लिए भी चुने गए कपड़े उसे दिए। जेक की माँ एक बार फिर से उसे सारा से माफी मांगने को कह रही है और फिर लुइस उसे बेवकूफ कहती है, सारा के चेहरे पर छुपे फीलिंग्स को ना समझ पाने के लिए। यहाँ जेक सोच रहा है कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उसने सारा को नाराज तो नहीं किया है, या इन औरतों के बीच कोई सीक्रेट लैंग्वेज का गेम चल रहा है जो उसे नहीं समझ आ रहा। अगले दिन ऑफिस में जेक अपने और सारा के बीच एक अजीबपन महसूस करता है, तो उसने ही पहले जाकर बात शुरू की चीजों को ठीक करने के लिए। सारा ने कहा, लोग उस अजनबी की वजह से परेशान हैं जिन्हें उन्हें जांच करनी है, लेकिन असल में तो तुम उससे प्यार कर बैठे हो। दरअसल सारा अपनी जलन को छुपाकर उसे लोगों की चिंता कहकर जता रही है, क्योंकि वो जेक को पसंद करती है। सारा की बात सुनकर जेक हंसने लगा और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा मानने को तैयार नहीं हो रही, तो उसने उसे आज रात होने वाले कैरोलिंग पर इनवाइट किया। रात हो गई। लुइस और उसका परिवार घर घर जाकर कैरोलिंग कर रहे हैं। कई लोग भी उनके साथ जुड़े, जिससे ये अनुभव और भी ज्यादा मजेदार हो गया। फिर अचानक हैना ने एक आदमी को अपने 2 कुत्तों के साथ एक घर में घुसते हुए देखा और उसे वो घर याद आ गया। ये वही घर है जहाँ वो रफिन को छोड़ने आई थी। जैसे ही वो उस जगह को और ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ी, जेक भी पीछे से उसके पास आ गया। अब उस जगह पर बाड़ा लगा दिया गया है और वो घर एक टनल बन गया है, यानी कुत्तों के रहने की जगह। फिर हैना ने जेक को उस रात की घटी घटना के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद वो सभी टाउन स्क्वायर गए, जहाँ लुइस ने हैना को वॉर मेमोरियल दिखाया। हैना पहले से ही जानती थी कि ये युद्ध में मरे सैनिकों के सम्मान में बनाया जाता है, पर हैना कुछ परेशान दिख रही है क्योंकि उसे वहाँ अपने पति का नाम नहीं मिला। घर वापस आकर वो बहुत रोती है क्योंकि उसके पति ने भी युद्ध में अपनी जान गंवाई है। अब इधर जॉर्ज भी कैरोलिंग कर घर पहुंचा। उसकी माँ मिसेस जोन्स पूरी घबराई हुई थी। उसने कितनी दफा उसे कॉल मैसेजेस किए, लेकिन जॉर्ज ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। कहाँ थे तुम इतने समय से? जॉर्ज ने हैना के साथ की गई चीजें और कैरोलिंग में हुए मजे के बारे में बताया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सारा समय सड़कों पर गा रहा था। और ये सुनकर अब जॉर्ज की माँ ने हैना से कुछ सवाल पूछने का तय किया, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगले दिन मिसेस जॉन्स जेक के घर पहुंची और जेक को बोलने का मौका दिए बिना ही वो अपनी चिंताएं बताने लगी।
तभी सैरा माहौल को शांत करने बीच में आई। उसने मिसेस जॉन्स को भरोसा दिलाया कि सेंटर फॉल्स की पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और जब रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी तो सबसे पहले उन्हें ही पता चलेगा। सारा ने उन्हें वापस घर जाने को कहा और साथ ही हमें चीजों को खुद सुलझाने दीजिए। मिसेस जॉन के जाने के बाद सारा बोली, अब जल्दी से कुछ करो। उसका भी यही मानना है कि हैना बातें बना रही है। एक तरफ वो दावा कर रही है कि उसका पति युद्ध में मारा गया, लेकिन उसके पति का नाम तो वॉर मेमोरियल पर कहीं लिखा ही नहीं है। मगर जेक को लग रहा है कि हैना के साथ कुछ तो अजीब हुआ है, इसलिए उसने हैना के बैग से मिला पेरिस मून परफ्यूम दिखाते हुए कहा, ये परफ्यूम 1940 के दशक में बहुत लोकप्रिय था और 1960 में ये बनना बंद हो गया और फिलहाल कहीं भी इसका कोई पता नहीं चला जहां से वो इसे आसानी से ले सके। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि जब इसका लैब टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि ये अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, मतलब कि ये अभी भी फ्रेश है। अब यहाँ घर पर हैना अपने कपड़े सजा रही है, तभी एक चाबी उसके कपड़े से गिरी। उसे उठाकर वो बड़े ध्यान से देखती है। अगली सुबह उसने सभी परिवार को साथ बिठाया और अपनी इस परिस्थिति के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। एक हफ्ते पहले ही मैंने अपनी दोस्त डॉटी को एक शिफ्ट हो रहे घर के बाहर कहा था कि रोने और बीते दिनों को सोचकर हमारी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, और चूंकि मुझे पता नहीं कि मैं फिर कभी वापस घर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए आप सबके साथ रहते हुए मैं चीजों को बेहतर और यादगार बनाना चाहती हूँ। उसने अब खुश रहने और किसी तरह लोगों की मददगार बनने का तय किया और बस ये सोचना छोड़ दिया कि काश चीजें अलग होती। फिर उसने वो चाबी सबको दिखाई जो उसे मिली थी और बोली, मुझे शहर की क्रिसमस लाइट्स का हल मिल गया है। अब यहाँ ऑफिस में सैरा जेक से आकर कहती है, कैसा रहेगा अगर हम मिसेस जॉन्स को हैना से मिलने के लिए बुलाएं? उम्मीद है इसके बाद से मिसेस जॉन्स हमें परेशान करना तो बंद कर देगी। अब मिसेस जॉन्स और हैना से लाइब्रेरी में जाकर मिली, जो पहले अस्पताल हुआ करता था जहाँ वो काम करती थी। जेक का परिवार भी वहाँ मौजूद है। वो सभी हैना को देख रहे हैं कि उसे अपने समय का सब कुछ याद है, कहाँ कौन सा वार्ड हुआ करता था, पर अब ये जगह पूरी तरह अलग दिखती है। हैना वो दरवाजा भी नहीं ढूंढ पा रही जो कि इसी कमरे में ठीक बिल्कुल सामने होना चाहिए था। तभी गोयन ने शेल्फ से एक किताब हटाई और बोली, यहाँ शेल्फ के पीछे एक दरवाजा है। हैना मुस्कुरा उठी और बताया कि ये दरवाजा नीचे स्टोर रूम की ओर जाता है। वो उन्हें दरवाजे से नीचे लेकर जाती है। सभी हैरान हैं कि ऐसी कोई जगह भी लाइब्रेरी में मौजूद है जिसके बारे में उन्हें आज तक पता ही नहीं था। फिर हैना ने वहाँ पड़ी अलमारी खोली और सभी देखकर चौंक उठे कि अंदर क्रिसमस की बहुत सारी डेकोरेशंस के सामान है। इतने में अचानक से मिस्टर कुक्स भी वहाँ आ पहुँचे और हैना से मिले। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर उस अलमीरा के अंदर क्या है और मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। हैना सोचने लगी, वो उसे कैसे जानते हैं। तभी गोयन ने याद दिलाया, ये वही साइंस फेयर और इस लाइब्रेरी के मालिक मिस्टर कुक्स है जिसके बारे में उस दिन बताया था, और वो मिस्टर कुक्स ही थे जो उस रेस्टोरेंट में भी बैठकर जेक और सैरा की बातें सुन रहे थे। हैना ने इस तरह से घुसाने के लिए उनसे माफी मांगी, लेकिन मिस्टर कुक्स उसे कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। मिस्टर कुक्स अब सभी को अपने घर ले आए। सबको गर्मा गर्म चाय परोसा गया और इसी दौरान मिस्टर कुक्स ने हैना को वजह बताई कि क्यों उसने पुराने अस्पताल को तोड़कर उसे लाइब्रेरी बना दिया। मिस्टर कुक्स उस समय होते हुए युद्ध के बीच बड़ा हो रहा एक अकेला बच्चा था, न उसका कोई दोस्त था, तो वो किताब ही थी जिसमें उसने अपने सुकून को ढूंढ लिया था। मैंने तुम्हारे बारे में और टाइम ट्रैवल के बारे में काफी कुछ सुना है, पर मैं तुमसे मिलना चाहता था, ये देखने कि तुम कैसे इस चीज का सामना कर रही हो। हैना का चेहरा चमक उठा, क्योंकि कम से कम कोई तो उसकी बातों को मान रहा है, वरना तो सब उसे झूठी ही मानते हैं। अब मिस्टर कुक्स ने उसे उसका कैमरा वापस करते हुए पुकारा, नर्स हैना, मैं वही छोटा लड़का टॉबी हूँ जिसे आपने अस्पताल में भर्ती कराया था। हैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा और वो आश्चर्य से सोफा पर जा बैठी। वो ये देखकर हैरान है कि छोटा टॉबी बूढ़ा हो चुका है। उसे अब समय का अंदाजा हो रहा है। फिर वो उसे पुरानी यादों में ले गया, जहाँ रफन को उस रात उसके मालिक के घर देने के बाद मालिक हैना का शुक्रिया करने अगले दिन उसके अस्पताल आई थी, पर हैना उन्हें कहीं नहीं मिली। तो किसी ने उससे कहा कि वो ये एहसान टॉबी को किताब पढ़कर चुकाए, क्योंकि टॉबी हैना का फेवरेट है। हैना हंस पड़ी और बोली, ये जरूर जूलिया या डॉटी होगी। फिर मिस्टर कुक्स ने कहा, वो मुझे अपने साथ घर ले आए, ये जानने के बाद कि आप नहीं चाहती थी कि मुझे क्रिसमस अकेले बिताना पड़े, और उन दोनों ने मुझे गोद ले लिया। मेरी माँ ने तब महसूस किया कि रफिन उनके परिवार के लिए कितना मायने रखता है, इसलिए उन्होंने रफिन के नाम से एक कैनल खोला। इसी वजह से चारों तरफ इतने गोल्डन रिट्रीवर्स दिखते हैं।
हैना भी मुस्कुराते हुए टॉबी और कुत्तों के साथ खेलता हुआ एक तस्वीर लेने की कोशिश करती है, पर उसे पता चला कि कैमरे का रील खत्म हो गया है। इसके बाद उसने अपनी दोस्त डॉटी के बारे में पूछा, वो कैसी है? टॉबी ने बताया वो अभी भी जिंदा है और उसे डॉटी से मिलवाने ले जाता है, जहाँ डॉटी की देखभाल की जा रही है। डॉटी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, न ज्यादा कुछ हरकत कर पाती है और ना ही ज्यादा कुछ कहती है। हैना भी उसे बात करने की कोशिश कर रही है। कई कोशिशों के बाद डॉटी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने अपनी दोस्त हैना को पहचान लिया। डॉटी उसे कुछ कहना चाह रही है, पर बेचारी हैना कुछ समझ नहीं पाई। फिर जेक ने उसे वहां रखी एक तस्वीर देखने को कहा, जो डॉटी की एकमात्र निजी चीज है। हैना ने देखा तो वो एक कॉमेट की तस्वीर होती है, और पीछे पलटा तो उसने डॉटी को उसमें एक खत लिखा है, जिसमें वो अपने दोस्त को बता रही है कि वो अभी एक बड़े शहर में है, लेकिन वो तो कभी बड़े शहर में रही ही नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि खत में तारीख लिखी है 16 अगस्त 1946, उसकी शादी की सालगिरह की तारीख। और फिर जाकर हैना को पता चला कि उसका पति चैड घर आ गया है, इसलिए उसका नाम उस वॉर मेमोरियल में नहीं लिखा है। वो खुश है कि उसका पति जो युद्ध में खो गया था, आखिर उसे अपने घर का रास्ता मिल गया। इधर मिस्टर कुक्स ने भी बात साफ की कि डॉटी उसे कॉमेट के बारे में कह रही थी। अब तीनों को उस कॉमेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़कर पता चला कि ये 71 साल बाद दोबारा दिखाई देता है, और आज का दिन यानी 22 दिसंबर पिछले कॉमेट के आए हुए ठीक 71 साल पूरे हो जाएंगे। मिस्टर कुक्स उस दिन के बारे में सोचता है जब वो छोटा था और उस दिन कॉमेट आया था। उस दिन हैना की कार तो मिली, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने उन्हें समझाया कि ये कॉमेट एक चमत्कार से कम नहीं है, और हैना बिना जाने समझे ही टाइम ट्रैवल कर इस समय में आ पहुंची। पहले हैना को उसकी जिंदगी बेमतलब लगती थी, पर अब उसे चमत्कार में विश्वास है, और ना ही अब वो अपने बारे में ऐसा सोचती है। मिस्टर कुक्स ने भी विश्वास दिलाया कि आज रात आने वाले कॉमेट उसे वापस घर ले जाएगा, क्योंकि अब वो चमत्कार में विश्वास करती है। अब हैना के जाने का समय आ गया है। उसने जेक और उसकी फैमिली को शुक्रिया कहा। उसे डर था कि शायद वो सब कुछ भूल बैठेगी, लेकिन अब उसने अपने कदम पीछे कर दोबारा अपने उन्हीं कपड़ों को उसने पहन लिया। इधर जेक ने भी अपने परिवार को हैना के बारे में सब कुछ बताया। हैना बाहर आई, लेकिन उसे अभी भी डर है कि ये दोबारा होगा या नहीं, पर जेक और ग्वेन ने उसे विश्वास दिलाया कि ये जरूर काम करेगा अगर वो चमत्कार में विश्वास करती है। उसने ग्वेन को एक आखिरी बार के लिए गले लगाया। इसके बाद जेक उसे शेड तक ले आया, और यहाँ हैना ने उसे एहसास करवाया कि वो और सैरा एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक जैसे मैं और चैड हम बचपन के दोस्त थे, और मुझे आखिर में पता चला कि वही मेरा सच्चा प्यार भी है। तुम भी अपने प्यार को मत जाने देना। हैना को विदा करते वक्त दोनों ही थोड़ा भावुक हो उठे। अब जेक वापस चौक पर आ गया। दूर सैरा को आता देख वो उसके पास आया और उसके माथे को चूमा। सैरा भी हैरान हो गई, आखिर उसे क्या हो गया, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन उसका ये गले लगाना, ये एहसास उसे अच्छा लगा। वही गजीबो भी सज उठा। लोग खुश है, तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। जो हैना शेड के अंदर से सुनती है, वो भी वापस अपने घर जाने का इंतजार कर रही है। इतने में कॉमेट दिखाई देने लगा। सभी अपनी अपनी जगह से कॉमेट को आश्चर्य से देख रहे हैं। अब अगली सुबह सभी उस शेड के सामने इकट्ठा हुए हैं, ये देखने के लिए कि हैना चली गई या अभी भी वही है। जेक और मिस्टर कुक्स देखने गए। चारों तरफ देखा, मगर हैना कहीं नहीं है। बाहर आकर जानने को बेताब हो रही भीड़ को उन्होंने बताया, हैना अपने घर वापस आ गई है। ये सुनकर सब खुश हो गए। फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए मिसेस जॉन्स खुद देखने अंदर गई। अब यहाँ मिस्टर कुक्स ने हैना के खींचे कैमरे से तस्वीरें सबको दिखाई। जेक ने वहाँ अपने दादा दादी की तस्वीर देखी, जो और कोई नहीं जूलिया और फ्रैंक ही होते हैं। जेक की माँ को पता चला कि उन्हें मिलाने वाली हैना ही थी। वो भावुक हो उठी। अगर हैना ने उन्हें ना मिलाया होता तो आज हम में से कोई ना होता। यहाँ हैना 1945 में वापस आ चुकी है और अपनी कार के सामने से बर्फ के ढेर को हटा रही है। तभी अपने पति को वापस आता देख वो दौड़कर अपने प्यार के गले जा लगी, जिसकी उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी मिरेकल्स होते हैं। इसी के साथ अब मैं भी चलती हूँ। बाय बाय दोस्तों।